8 देखिएगा, एक एक डाउट क्लियर करके जाइएगा, घर पे ही हो वैसे आप। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एज पर जीन पियाजे's थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। यानी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग आपको पता है 7 से 11 वर्ष, इससे प्री ऑपरेशनल से ये कैसे अलग है, 2 से 7 वर्ष। ठीक, SPCF में P पहले आएगा फिर C आएगा। इन दोनों में की डिफरेंस क्या है थिंकिंग में? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, तो सेंसेस की बात तो जन्म से 2 में हो जाती है। डिसेंटरिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो अभी 11+ ईयर्स में आएगी, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस 0 to 2 ईयर्स में आ जाती है कि आपके सामने कोई चीज है, बच्चे के सामने जो खिलौना नहीं है वो उसके लिए भी रो पाएगा, उसे भी ढूंढेगा, यानी वस्तु स्थायी हो गई है दिमाग में। ठीक, लेकिन डिसेंट्रेशन है जो मुख्य रूप से अलग करता है प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को, यानी पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक को। डिसेंटर करने का मतलब है कि अब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि शेप और साइज चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है, यानी अगर आप इस पतले बर्तन से इस चौड़े बर्तन में डालते हैं कोई चीज तो क्वांटिटी सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 2 रुपए के 5 सिक्के ज्यादा हो गए 10 रुपए के नोट से, वो अलग अलग पहलू किसी चीज के देख पाएगा। तो डिसेंट्रेशन जो है वो मुख्य क्वालिटी है जो दोनों स्टेज की थिंकिंग को डिफरेंशिएट जिसकी वजह से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 पे एकदम लास्ट में आएंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे रोल ऑफ द टीचर इज टू, यानी जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप फंसेंगे, ध्यान से जवाब दीजिएगा। अब ए है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन पैदा करने के अवसर प्रदान करना। पता नहीं हमें, तो आप देखिए। बी ऑप्शन है यूज मेथड्स दैट रिक्वायर डिस्कवरी एंड कंस्ट्रक्शन, यानी उन तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण की आवश्यकता होती है, यानी बच्चा एक्टिव है यहां पे भी। फिर आता है थर्ड ऑप्शन फोकस ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। ये कहना गलत है क्योंकि प्रोसेस पे हमें प्रक्रिया पे फोकस करना होता है, प्रोडक्ट तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, और लर्निंग क्या है? प्रोसेस है एक, है ना। या जितनी भी हम बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन की, डेवलपमेंट, ये सब प्रोसेसेस ही तो है। ठीक है, बात सही है या नहीं? आज ऐड बहुत आ रहे हैं, वो तो यार बाय डिफॉल्ट आ रहे होंगे, उसमें किसी का क्या ही रोल है। मैम यू रिपीट योर शर्ट, रिपीट भर भर के तब तक पहना जाता है एक कपड़ा जब तक उसका दम ना निकल जाए, है ना। देखो एक बार कपड़े देखो, इधर आ जाओ। डी ऑप्शन है गिव लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, सीखने में आसानी के लिए छात्रों को व्याख्यान देना। फटाफट से बताओ। गिव लेक्चर टू स्टूडेंट्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, आसानी के लिए क्या कर रहे हैं आप? लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को। तो क्या ये बात सही लग रही है? देखो लेक्चर को, डायरेक्ट लेक्चर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते प्याजे कि दिमाग में भर दो, ये वैसा ही हो गया जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टाइप। और चारों ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन है हमारे पास, बट चारों सही नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट वाली बात तो गलत होगी। फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी है लर्निंग, तो अभी सीखना की प्रक्रिया है सीखने की। देखो यहाँ पे बी तो सही है ही, ए भी सही है। अब कैसे सही है अभी मैं समझाऊंगी, अभी आपको लग रहा होगा क्या बोल रही हूँ। ए एंड बी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन देखना कितने लोगों ने सही दिया था। अच्छा, बहुत स्मार्ट हो रहे हो। देखो एक बार, तो यहां पे क्या, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है चैलेंज क्रिएट करना। बच्चे के लिए उन्होंने डायरेक्ट डिसइक्विलिब्रियम शब्द नहीं यूज किया है, बट सेंस वही है, चैलेंज क्रिएट करना। यानी ऐसे अवसर प्रदान करो जहां बच्चा चैलेंज हो, जहां उसका दिमाग लगे कि अरे यार ये, जैसे आज आप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं, अच्छा इसमें क्या होगा, वो अपनी थिंकिंग को एक डिसइक्विलिब्रियम में डाल रहा है। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में कहीं स्थिति बन रही है, पुराना समझ नहीं आ रहा, अच्छा दोनों दिमाग पे जोर डल रहा है, अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसका स्कीमा अपडेट होगा, बेहतर होगी समझ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होगा, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब एक साथ काम में आएंगे। जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है तो ब्रेन डेवलप होता है ना, मतलब पढ़ने के सेंस में। तो जब आप 9th से 10th में जा रहे हैं तो चैलेंजिंग मिल रही है ना सिचुएशन, तो हर बार डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्या है, जो दिमाग में है और जो बाहर है, यानी जितना आपको आता है उसी तरह के क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, बात बराबर होगी। जबकि टीचर को क्या करना है, ऐसी सिचुएशन देनी है जहां थोड़ा सा चैलेंजिंग, जिस लेवल पे बच्चा है उससे हल्का सा ऊपर, जिससे वो चैलेंज महसूस करे और जहां जरूरत हो फिर हेल्प भी हो, तो वो खुद पहुंच जाए सही बात तक। तो ओनली ए एंड बी आर ट्रू, बाकी के दोनों जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं पियाजे की थियरी में, मैचुरेशन का मतलब है हेरिडिटी या जेनेटिक्स। तो पियाजे कह रहे हैं बायोलॉजी महत्वपूर्ण है, जैविकता महत्वपूर्ण है, मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी आपकी आनुवांशिक क्षमताओं का समय के साथ अनफोल्ड होना मैचुरेशन है ना। तो अनफोल्ड होना कैसे, आपके दांत समय के साथ निकलते हैं, आप तो खुद से नहीं निकालते हैं। बच्चे के हाथ पैर तो जन्म से होते हैं, लेकिन क्या वो चलना जन्म से सीख सकता है? नहीं। मैचुरेशन यानी जब परिपक्वता आएगी तब सीखेगा। तो मैचुरेशन बाय डिफॉल्ट होती है,
है ना। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल या लड़कों में जो प्यूबर्टी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट अपने आप हो रहे हैं ना, अनफोल्ड हो रहे हैं। हेरिडिटी में कोडिंग है, जेनेटिक मेकअप है जो समय के साथ अनफोल्ड होगा। तो पियाजे कह रहे हैं कि जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके विकास के लिए, आपके दिमाग के विकास के लिए। एज के अकॉर्डिंग समझ आपकी बेटर होती है या बेहतर होती है। जो 7 से 11 में लॉजिक आ रहा है वो शायद जन्म से 2 वर्ष में नहीं आएगा, शायद क्या आएगा ही नहीं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इस एज में, जो भी एज की बात कर रहा है इसका मतलब वो हेरिडिटी को महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं मान रहा है। फिर आती है यहाँ पे बात एक्सपीरियंस की, यानी अनुभव। बच्चे को एक्टिविटी कराओ, एक्सपीरियंस का दूसरा मतलब यहाँ अनुभव से हो सकता है। ठीक, एक्टिविटी यानी सक्रिय रखिए बच्चे को, एक्टिविटी कराइए। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस। तो सोशल एक्सपीरियंस को बिल्कुल जीरो नहीं कर दिया है, महत्व दिया है इसको भी, लेकिन हाँ वाइगॉस्की जितना नहीं कि बच्चा समाज में या लोगों में, ठीक है, वो अपना एक अनुभव लेगा और अपनी एक समझ बनाएगा। फिर आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं यहां पे, ये है संतुलन जिसकी अभी बात हो रही थी, है ना, संतुलन। इस संतुलन में ही आता है आपका अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया, कि आपके ब्रेन में जो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आप ऑर्गेनाइज करते जाते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 स्टेजेस इन्हीं पे बाद में बेस्ड हैं, ठीक है ना। कहीं होगा भी यही, 1 मिनट में आपके सामने ये दिखा भी देती हूँ। ओके फाइन, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा हमको, 1 मिनट रुको। चलो कोई नहीं, ऐसे ही यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरफ अडेप्टेशन है जिसको अनुकूलन कहते हैं, कि आप एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट कब करेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन तो आनी चाहिए ना। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन है कुछ नया ऐड करना एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एकोमोडेशन है मॉडिफाई करना जब चीजें नए स्कीमा में फिट नहीं हो रही। तो मॉडिफिकेशन होगा जब चैलेंज सामने आएगा बच्चे के। तो और ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपल है, ब्रेन में आपने चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये सीडीपी का कॉन्टेंट, ये इसका, ये उसका। ठीक, ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक, तो यहां पे आंसर ओनली ए एंड बी बनता है कि जब डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, जो दिमाग में और जो बाहर क्वेश्चन है दोनों मैच नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, एकोमोडेट करोगे, चेंज करोगे, प्रीवियस को मॉडिफाई करोगे, तो बेहतर से आपकी लर्निंग होगी। तो ए एंड बी दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये कहता है पियाजे हैज अज्यूम्ड दैट ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट बट एट डिफरेंट रेट्स। यानी सीक्वेंस सेम है। सीक्वेंस बोले तो SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, सारी दुनिया के बच्चों के लिए सेम है। ठीक है, सीक्वेंस सेम है बट एट डिफरेंट रेट्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दर सेम हो। स्पीड ऑफ डेवलपमेंट या रेट ऑफ डेवलपमेंट या पेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर भिन्न होती है, विकास के चरण सेम होते हैं। समझ पा रहे हो बात को। तो अगर हम देखें विकास की स्टेजेस यानी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो यूनिवर्सल है, लेकिन रेट इज डिफरेंट। 1-1.5 साल का बच्चा हो सकता है दौड़ने मतलब चलने लगा हो, बोलने जल्दी लगा हो। दूसरा बच्चा हो सकता है जो अभी 1.5 साल में ठीक से नहीं चल पाता है या बोलना भी उतना इफेक्टिवली शुरू नहीं किया। तो रेट में अंतर हो सकता है लेकिन स्टेज सेम है। ये बात तो सही है। देयरफॉर टीचर मस्ट प्लान एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज प्लान करे टीचर, आउटसाइड द क्लासरूम, इनसाइड द क्लासरूम, फॉर इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड स्मॉल ग्रुप्स, नॉट जस्ट फॉर दी होल क्लास। यानी व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखे टीचर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखे, क्योंकि बच्चों में विभिन्नता होती है। हर एक बच्चा सेम स्टेज में होने के बावजूद सेम गति से सीखेगा, ये जरूरी नहीं है। बात सही है नहीं? तो थर्ड ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द करिकुलम, करिकुलम नहीं बच्चे की नीड्स के हिसाब से करिकुलम डिजाइन होता है, ना कि उल्टा। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ बच्चे के पक्ष में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है और फटाफट से इसको तो आप जल्दी से जवाब देंगे, इसमें समय मैं आपको नहीं दूंगी। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग व्हाइल जंपिंग, आरू सेज दैट द रोप डेलिबरेटली गॉट हर आउट। एट व्हाट स्टेज ऑफ जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजन लाइक दिस। यानी एक बच्ची आरू जो रस्सी कूदना होता है ना, तो वो रोप स्किपिंग कर रही थी, खेल रही थी और वो पैर में रस्सी अटक गई, गिर गई वो, और उसने कहा कि इस रस्सी ने मुझे जानबूझ करके चोट मारी है। मतलब निर्जीव को सजीव समझ रही है। रस्सी खुद से चोट कैसे मारेगी, है ना? कोई जादू मंत्र थोड़ी फूंक दिया किसी ने, फूंका भी हो तब भी कैसे मारेगी? मतलब हम तो निर्जीव मान रहे हैं ना, नॉन लिविंग है रस्सी। तो अब बच्चे को नॉन लिविंग चीज लग रही है कि लिविंग है, ये जान के किया है इसने, जो कि जान के नहीं करेगी। ये माउस अपने आप उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा, वो भूत वाली मूवीज में उड़ने लगे बात अलग है, या डोरेमोन उड़ा दे अपने किसी गैजेट से, नॉर्मली नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है। क्या है? माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस मैम, थैंक यू, बढ़िया समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, हम सेंसिबल क्वेश्चंस, भाई हमारी टीम की भी इसमें पूरी मेहनत रहती है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सेंसिबल क्वेश्चंस आए। ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन के चक्कर में कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन या जरूरत से ज्यादा फालतू डिफिकल्टी जिसमें कोई जो ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा। तो डिफिकल्टी लेवल भी एकदम मॉडरेट रहे, मतलब इस तरह का जिस तरह का पूछा जाता है उससे थोड़ा बहुत ऊपर, और पैटर्न वही रहे, वो भटके नाम सिलेबस से।
देखो, तो बच्ची रस्सी से आउट हो गई, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आउट हो गई यानी एनिमिज्म, उसको लग रहा है रस्सी ने खुद से आउट किया उसको, यानी रस्सी जो है निर्जीव नहीं है, सजीव है। सजीववादी चिंतन, सजीववादी चिंतन सिंपल प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 2 से 61। तो यार इतना आसान क्वेश्चन था ये, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? एनिमिज्म में प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, निर्जीव को सजीव समझना, नॉन लिविंग को लिविंग समझना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 पे आए ना, 11 था ना वो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, यानी जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान